हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल लॉ। सो ये जीएस रिवीजन पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, हम पॉलिटी की रिवीजन से हमने स्टार्ट करा था, तो ये पार्ट 2 रहेगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। तो अब आता है प्रेसिडेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्रेसिडेंट की सैलरी देख लेना। मंथली सैलरी 5 लाख होती है और ईयरली सैलरी 60 लाख हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 5 12 से 60 होता है। फिर प्रेसिडेंट के बारे में पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस करा गया है कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। ठीक है, आप इनको पढ़ लेना, याद हो जाएंगे। बस इतना याद रखना है कि प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल है ना वो 52 से शुरू होता है। उसके बाद ये ट्रिक है, अगर आपको ट्रिक से याद करना है तो आप ट्रिक से कर सकते हैं, नहीं तो आप एज इट इज़ अगर आपको याद हो जाए तो कर सकते हैं। तो एक बार ट्रिक देख लो, पकानी कोका द्योदशम। ठीक है, उसके बाद ये री आ जाता है, तो पकानी कोका द्योदशम री ऐसे करके आप याद कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट के आर्टिकल इस ट्रिक से आपके माइंड में रहे। बस आपको स्टार्टिंग याद रखनी है कि प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 52 से स्टार्ट होता है। तो आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट की पोस्ट के बारे में बात हो रही होती है। 53 में एग्जीक्यूटिव पावर्स, ठीक है, कार्यपालिका की शक्ति, उसके बारे में बात हो रही होती है। 54 जो कि है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बात हो रही होती है। तो आपको आर्टिकल 52, आर्टिकल 54, फिर आता है आर्टिकल 55 जिसमें मैनर ऑफ इलेक्शन, किस तरीके से इलेक्शन करा जाएगा उसके बारे में बात हो रही है। 56 में टर्म और टेन्योर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, एक प्रेसिडेंट कितने साल तक रहता है, 5 साल तक रहता है। उसकी बात आर्टिकल 56 में है। आर्टिकल 57 में री इलेक्शन, मतलब एक प्रेसिडेंट को दोबारा अगर प्रेसिडेंट बनना हो तो उसका क्या रहेगा, तो उसके बारे में बात हुई है। आर्टिकल 58 योग्यता, मतलब क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए, उसके बारे में बात हुई है। 59 दशाएं, कंडीशन, क्या कंडीशन रहेंगी। आर्टिकल 60 ओथ, मतलब शपथ। 61 महाभियोग, मतलब इम्पीचमेंट, मतलब अगर कुछ गलत कर दे तो उसको कैसे हटा सकते हैं। आर्टिकल 62 रिक्ति, मतलब वैकेंसी, अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट हो जाए, मतलब जैसे किसी प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया, किसी की डेथ हो गई, तो उसको कैसे भरा जाएगा। तो इसमें से आप आर्टिकल 52, आर्टिकल 54, ठीक है, आर्टिकल 60 और आर्टिकल 61 ये याद कर लेना और बाकी पढ़ लेना। बाकी आपको ये ट्रिक याद करनी है और ये याद रखना है कि 52 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप आराम से इसको कर लोगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। आर्टिकल 54 में इलेक्शन की बात हो रही है, हमने देख लिया था। फिर 15,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना पड़ता है इलेक्शन लड़ने से पहले। ठीक है, और कौन इलेक्ट कर सकता है प्रेसिडेंट को, तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो प्रेसिडेंट को वोट दे सकते हैं। पर कौन नहीं दे सकता, नॉमिनेटेड 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ना, वो प्रेसिडेंट को वोट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये जो 12 लोग नॉमिनेट करे जाते हैं ना पार्लियामेंट हाउस में, ये प्रेसिडेंट द्वारा ही किए जाते हैं। तो अगर इन यही लोग प्रेसिडेंट को वोट देंगे तो ऐसा रहता है कि ये प्रेसिडेंट के फेवर में वोट देंगे, इसीलिए इनको एक्सक्लूड करा जाता है। बस इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को वोट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, कभी कभी स्टेटमेंट क्वेश्चन में ऐसा बन सकता है। और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, तो क्या हुआ, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट वो वोट दे सकते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों के लोग वोट दे सकते हैं। ठीक है, जो इलेक्टेड रहे। नेक्स्ट आप देखो, भारत में हर जगह विधानसभा है। ठीक है, जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं, जो कि लोअर बॉडी होती है स्टेट लेवल पे। ठीक है, लेकिन विधान परिषद, जिसको हम लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, जो कि अपर बॉडी होती है, वो सिर्फ छह जगह है ना, सारी जगह नहीं है। तो मतलब लोअर बॉडी तो हर जगह है, हर स्टेट में है, पर जो अपर बॉडी है लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे विधान परिषद कहते हैं, वो सिर्फ 6 स्टेट्स में है। वो 6 स्टेट्स के नाम याद रखना है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, इनको आप 3-4 बार पढ़ोगे ना तो आपको इजीली ये याद हो जाएगा। फिर आता है कि हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था कि सारे स्टेट्स में विधानसभा है, पर कौन सी यूनियन टेरिटरीज में विधानसभा है, तो ओनली 3 यूनियन टेरिटरीज में विधानसभा है। वो 3 यूनियन टेरिटरीज हैं, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और दिल्ली पुडुचेरी में 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से ये इस्टेब्लिश हुई थी, और जम्मू एंड कश्मीर में 2019 के बाद हुई है। ठीक है, तो ये 3 नाम याद रख लेना। देखो, आर्टिकल 58 जो कि पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 2025 में आया था, जिसमें आपको पीएम की एज लिमिट पूछी थी। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको पढ़ लेना। तो एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए और उसकी 35 साल एज पूरी हो चुकी होनी चाहिए। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के केस में रहता है 25 साल की एज पूरी होनी चाहिए, पर प्रेसिडेंट के केस में है कि 35 साल की एज होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। और इज क्वालिफाइड फॉर द मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल और लोकसभा, मतलब लोकसभा का मेंबर बनने की उसमें एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, और किसी भी प्रॉफिट
का ऑफिस उसने ज्वाइन नहीं किया होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से मेन आप क्या याद रखना कि उसकी एज 35 साल पूरी होनी चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 60 प्रेसिडेंट की ओथ के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट प्रोसीड्योर के बारे में बात कर रहा है। ये हमने कहाँ से अडॉप्ट करा है? हमने यूएसए से अडॉप्ट करा है, ठीक है। और इसको करने से पहले 14 डेज पहले नोटिस देना पड़ता है। और अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो जाती है ना, तो विद इन 6 मंथ में हमें न्यू इलेक्शन करवाना पड़ता है। आर्टिकल 72 के अंडर प्रेसिडेंट के पास क्षमादान की शक्ति है, ठीक है। जैसे अगर किसी को फांसी होने वाली है, कोई किसी की सजा है, तो वो कम करवा सकता है और उसकी फांसी भी रोक सकता है प्रेसिडेंट। आर्टिकल 143 के अंडर प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है, पर इस एडवाइस के लिए प्रेसिडेंट बाउंड नहीं होता है। प्रेसिडेंट जो है वो आर्टिकल 108 के अंडर ना जॉइंट सिटिंग बुला सकता है लोकसभा और राज्यसभा की, ठीक है। तो ये सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के लिए बुलाई जाती है और किसी बिल के लिए नहीं बुलाई जाती है। आर्टिकल 123 के अंडर जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, और ये ऑर्डिनेंस कितने दिन तक वैलिड रहता है? तो 6 मंथ और 6 वीक तक ही ये वैलिड रहता है, ठीक है। 6 महीने 6 हफ्ते तक। पॉकेट वीटो का मतलब देख लो, टेकिंग नो एक्शन ऑन द बिल पास बाय द लेजिस्लेचर। अगर लेजिस्लेचर कोई बिल पास कर रहा है और प्रेसिडेंट को साइन के लिए दे रहा है, और अगर प्रेसिडेंट उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब वो अपना पॉकेट वीटो यूज कर रहा है। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहा है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी किसके बेसिस पे लगती है? अगर हमें बाहर किसी पावर से खतरा है कि वॉर होने वाली है या आर्म्ड रिबेलियन हुआ है, ठीक है। और इसके लिए ना कैबिनेट को रिटर्न में प्रेसिडेंट को लिख के देना पड़ेगा कि हाँ आप नेशनल इमरजेंसी लगाओ, और नेशनल इमरजेंसी 6 महीने तक लास्ट रह सकती है। अगर आपको उसे दोबारा लगवाना है तो बार बार आपको उसे पास करवाना पड़ेगा रिटर्न एप्लीकेशन दे के। तो ऐसे वो अनलिमिटेड टाइम तक रह सकती है, पर लास्ट वो 6 महीने तक रह सकती है। 6 महीने के बाद आपको उसे दोबारा पास करवाना पड़ेगा। इंडिया में नेशनल इमरजेंसी अभी तक सिर्फ 3 बार लगी है। एक थी इंडो चाइना वॉर के दौरान जो कि 1962 में थी, और फिर इंडो पाक वॉर 1971, फिर 25 जून 1975 जब इंटरनल टर्मोइल हुआ था, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और फखरुद्दीन अली अहमद प्रेसिडेंट थे, ठीक है। ये इमरजेंसी 21 महीने तक लगी थी। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी की बात कर रहा है। ये हमारे देश में बहुत बार लग चुका है। फिर है आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कर रहा है, जो कि इंडिया में एक भी बार नहीं लगी अभी तक। यहाँ से होते हैं आर्टिकल 63 से शुरू होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल। इसकी भी एक ट्रिक है, उसका निकास सनी, ठीक है। तो इस ट्रिक से आप वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल याद कर सकते हो। आर्टिकल 63 बताता है पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, 64 बताता है चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा का चेयरमैन रहेगा। आर्टिकल 65 बताता है उसके फंक्शन की एक्टिंग प्रेसिडेंट बनके। आपको पता है कि अगर प्रेसिडेंट रिजाइन कर देता है तो हम वाइस प्रेसिडेंट को एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे कुछ टाइम के लिए प्रेसिडेंट बना देते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल 65 वही फंक्शन बताता है कि एक्टिंग प्रेसिडेंट बनके इसके क्या फंक्शन रहेंगे। आर्टिकल 66 वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बताता है। आर्टिकल 67 टेन्योर के बारे में, 68 टाइम वैकेंसी, ठीक है। मतलब अगर वाइस प्रेसिडेंट का भी पद खाली हो जाए तो क्या रहेगा। आर्टिकल 69 उसकी ओथ के बारे में बताता है। आर्टिकल 70 उसके डिस्चार्ज के बारे में बताता है। आर्टिकल 66 बात करें इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो कौन कौन वोट दे सकता है? ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों। प्रेसिडेंट में क्या था, नॉमिनेटेड नहीं दे सकते थे, ओनली इलेक्टेड दे सकते थे। इसमें सिर्फ इलेक्टेड दे सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें भी 15,000 का डिपॉजिट मनी जमा करना पड़ता है। और क्वालिफिकेशन क्या रहती है? 35 ईयर ऑफ एज, मतलब 35 साल पूरे हो जाने चाहिए, मतलब मिनिमम एज 35 साल रहनी चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 75 रिलेटेड है अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, और प्रेसिडेंट के प्लेजर के अकॉर्डिंग ही प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट रहती है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर की क्वालिफिकेशन देख लो, एज रहनी चाहिए मिनिमम 25 ईयर्स, ये पिछले साल आया था, ठीक है। फिर पीएम की ओथ कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट दिलवाता है। पीएम मस्ट बी अ मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। फिर है अगर नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसे बनना पड़ता है। एक ये आर्टिकल 75 क्लॉज 1 पढ़ लेना, जिसमें लिखा है टोटल नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द पीएम शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ लोकसभा, ठीक है। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पीएम को मिला के लोकसभा के 15% को एक्सीड नहीं करने चाहिए, ठीक है। ये 75 क्लॉज 1 में लिखा है।
आर्टिकल 79 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट मतलब हमारे पार्लियामेंट के बारे में बात की गई है। फिर आर्टिकल 80 में हमारे राज्यसभा के बारे में बात की गई है जो कि अपर हाउस है पार्लियामेंट का। फिर आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में बात की गई है जो कि है लोअर हाउस पार्लियामेंट का। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो सरला वाली ट्रिक से कि संसद, राज्यसभा, लोकसभा 79, 80, 81। ठीक है। देखो दो टाइप के मेन बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल। ऑर्डिनरी बिल के बारे में पढ़ लो, कैन बी प्रेजेंट इन ईदर हाउस। ठीक है, मतलब दोनों हाउस में से कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। फिर जॉइंट मीटिंग ऑन डेडलॉक, अगर इस पे दोनों हाउस में सहमति नहीं हो रही है तो हम जॉइंट मीटिंग बुला सकते हैं, मतलब प्रेसिडेंट बुला सकता है। आर्टिकल 108 के अंदर ये हमने पढ़ा है। उसको हेड कौन करेगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का स्पीकर उसको हेड करेगा उस मीटिंग को, जो जॉइंट मीटिंग होगी। ठीक है, तो बोथ हाउस है इक्वल पावर, मतलब दोनों हाउस के पास इक्वल पावर होती है ऑर्डिनरी बिल के उस केस में। अभी तक टोटल 3 बार ऑर्डिनरी बिल के केस में ज्वाइंट मीटिंग बुलाई है। ठीक है, आर्टिकल 108 के अंडर। एक था डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील एक्ट 1977, एंटी टेररिज्म बिल 2002। ठीक है, इन तीनों के केस में ज्वाइंट मीटिंग आई है ऑर्डिनरी बिल में। अगर हम मनी बिल के बारे में बात करें तो इसको डिफाइन करा है आर्टिकल 110 में, मतलब आर्टिकल 110 में। मनी बिल से क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसको पढ़ लेना। ये लोकसभा मतलब ओनली प्रेजेंट इन लोकसभा। ठीक है, उसको हम दोनों में से कहीं भी प्रेजेंट कर सकते थे, पर मनी बिल को हम सिर्फ लोकसभा में प्रेजेंट कर सकते हैं। और ऑलवेज एन गवर्नमेंट पब्लिक बिल एंड प्रेजेंट बाय मिनिस्टर प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट बाय स्पीकर, मतलब पास करने से पहले प्रेसिडेंट से प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, राज्यसभा डू नॉट हैव पावर टू रिजेक्ट, वो सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकती है अमेंड करने का, वो रिजेक्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, फिर ओनली होल्ड फॉर मैक्सिमम 14 डेज बाय राज्यसभा, मतलब अगर उनको उनके पास गया है रिकमेंडेशन के लिए तो वो सिर्फ 14 दिन तक होल्ड कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा करा तो ऑटोमेटिकली वो पास माना जाता है। फिर है पार्ट 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368। उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बात की गई है जो कि हमने कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका से लिया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोविजन। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। हम देख चुके हैं केशवानंदा भारती केस 1973 में, उसमें डिसीजन आया था कि आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकते हो पर उसका बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड नहीं कर सकते। ठीक है,